अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय दिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, भारत की एक स्टेट होती थी जो अब यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, आप सबको उसके बारे में अब काफ़ी हद तक पता है। सोशल मीडिया से पहले ज़्यादातर लोगों को वहाँ का पता ही नहीं था। ये भी नहीं पता था कि वहाँ पे हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ था, उनको निकाला गया था। लोग तो यही समझते थे कि कश्मीर हज़रत अली ने आके बसाया है और कश्मीर शुरू से ही मुसलमान था। तो आज सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चला है कि ये तो शुरू से ही हिंदू था, इसमें बाद में मुस्लिम इन्वेडर्स और कन्वर्जन की वजह से सब मुसलमान हुए। कश्मीर में आतंक की होली चली जो 1989 से शुरू हुई, उसके बारे में भी लोग इतने ज़्यादा वो नहीं थे वाकिफ़, और ज़्यादातर इंडियंस भी ये समझते थे कि कश्मीर में एक आज़ादी की तहरीक चल रही है और इंडियन आर्मी वहाँ पे अत्याचार कर रही है। ये हमारे मेजॉरिटी इंडियंस का भी यही ख्याल था, क्योंकि वो ज़्यादातर अंग्रेज़ अपने आप को समझते हैं तो इंग्लिश न्यूज़ को फॉलो करते थे और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का शिकार थे। लेकिन आज सिचुएशन चेंज हो गई है और आज ये सिचुएशन है कि आर्टिकल 370 हटा, कश्मीर मेन स्ट्रीम में आया और कश्मीर में टूरिज़म बढ़ा। और 1989 में जब आतंक वहाँ पे शुरू हुआ और पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार्स वहाँ पे लगी और पाकिस्तान ने कश्मीरियों के हाथ में हथियार दे के उनको अपने ही मुल्क की आर्मी यानी भारत की आर्मी के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया, और आम गरीब कश्मीरी भी इसमें मारे जाते थे ज़्यादातर, और नुकसान कश्मीर का हो रहा था और कश्मीर में लोग टेरराइज थे। ये नहीं था कि उन आतंकवादियों के साथ खड़े थे, लेकिन काफ़ी हद तक वो मजबूर थे। तो ऐसे में मोदी जी ने जो कश्मीर में काम किए दो तीन, एक तो आर्टिकल 370 यानी लेजिस्लेशन की तलवार हटाई, दूसरा वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस हद तक कंट्रोल हासिल कर लिया बॉर्डर्स पे और LOC पे और सारी जगहों पे कि पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन रुक गई। पाकिस्तान ने जब पुलवामा किया तो उसके बाद पाकिस्तान में घुस के बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स की गई, टेररिस्ट कैंप तबाह किए गए, जो कि पाकिस्तान के लिए मैसेज था कि आइंदा करोगे तो आइंदा और ज़्यादा फिर लाहौर तक और इस्लामाबाद तक भी हमले हो सकते हैं। तो ये पाकिस्तान को एक ऐसा डर लगा कि 2 साल तक तो इन्फिल्ट्रेशन थोड़ी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी। अब वापस कई बार ऐसा होता है कि ये इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करते हैं, हथियार भेजते हैं, लोग भेजते हैं, तो ज़्यादातर 90% 95% भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस उनको रोक लेती हैं और उधर ये अप्रहेंड कर लेती हैं। जो थोड़ा बहुत अंदर घुस भी आते हैं तो उनका मुकाबला होता है और वो मारे जाते हैं। तो अब काफ़ी हद तक सिचुएशन कंट्रोल में है। 1989 से लेके 2018 तक 2019 तक जब ये आर्टिकल 370 हटा तो ज़्यादातर टाइम वहाँ पे कांग्रेस की सरकार रही है और कांग्रेस के जो अलाइज थे उनकी सरकार रही है। लेकिन उन कांग्रेसी सरकारों में जब 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सेंटर में भी सरकार थी, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जिनके मामू मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, उस पूरी कांग्रेस की इतनी बड़ी सरकार में इनकी हिम्मत नहीं थी कि ये कश्मीर में बर्फ़ को एंजॉय करने के लिए आएँ, कश्मीर में स्कीइंग करें, कश्मीर में घूमें फिरें आज़ादी से। ये सहूलत भी आज मोदी जी की वजह से इनको मिली है कि दोनों भाई बहन अपने, प्रियंका अपने शौहर के साथ और राहुल गांधी वहाँ पे छुट्टियाँ मनाने गए हैं, स्कीइंग कर रहे हैं, खुलेआम बगैर सिक्योरिटी के घूम रहे हैं। ये आज से 5 साल 6 साल पहले तक कश्मीर में
सोचा भी नहीं जा सकता था। तो एटलीस्ट अगर इनमें, इन दोनों भाई बहनों में थोड़ी शर्म है, थोड़ी हया है, तो इतनी बकवासियात करते हैं। एक बार ये भी कहते हैं कि थैंक यू मोदी जी कि आपने कश्मीर में ज़िंदगी को वापस रवां दवां किया। अब आप ये बताएं कि थोड़ा अगर शर्म और हया होती तो ये जो इस वक्त अपना छुट्टियों को एंजॉय कर रहे हैं कश्मीर में, तो ये थोड़ा तो मोदी जी का शुक्रिया बनता है कि नहीं बनता है? क्या आप वहाँ पे जो आज कर रहे हैं उसके लिए आप स्विट्ज़रलैंड जाया करते थे, अब आपको अपने ही भारत में ये फैसिलिटीज़, और ये आप अकेले नहीं हैं, मिलियंस ऑफ इंडियंस आर गोइंग टू कश्मीर टू एंजॉय देयर टाइम। मैं नहीं कहता कि सब अच्छा ही हो गया, ज़ाहिर है इतना पाकिस्तान का बजट लगता है, इतना पाकिस्तान की एफर्ट्स होती हैं कश्मीर में टेररिज्म फैलाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद आज ये सूरत हाल है कि मिलियंस ऑफ लोग जा रहे हैं। इक्का दुक्का किसी हिंदू को कभी मार भी दिया जाता है, किसी मुसलमान को भी मार दिया जाता है। लास्ट ईयर बीजेपी के एक दो मुसलमान कार्यकर्ताओं को मार दिया गया था, लेकिन ये तो दुनिया के बड़े बड़े शहरों में भी होते हैं। टेररिज्म की जो लहर थी, हिंदुओं के लिए नो गो एरिया था, वहाँ पे आज मज़े से ये लोग घूम रहे हैं। तो इनको थोड़ा अप्रिशिएटिव होना चाहिए। अगर आप में थोड़ी सी शराफत हो, थोड़ी सी इंसानियत हो, तो आप अच्छे को तो अच्छा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अजीज़ दोस्तों, आर्टिकल 370 के हटने के बारे में फ्रांसवा गोतिये, जो एक फ्रेंच जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भारत के लिए वक्फ कर दी है, सनातन के लिए वक्फ कर दी है, वो भारत में रहते हैं, उन्होंने म्यूज़ियम भी बनाए हैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ें की हैं। उन्होंने आर्टिकल 370 के हवाले से कुछ कहा है। François Gauthier. I'm a French journalist. I've been covering India and South Asia for a long time. I have covered not only India but Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, Bangladesh. I've traveled a lot all over the country. There is a lot of negative coverage about the removal of Article 370 in Kashmir, in the Valley of Kashmir, in the whole of Kashmir, especially in the Western media, CNN, the BBC, the French media, Le Monde, the New York Times. They all portraying India as the bully and the Kashmiri Muslims as people who are martyred. I would like to put the record straight. The first thing is that the BBC is the most negative coverage of all. That is a bit ironic because after all, the British colonized India for 3 centuries. They bled India. There were famines under the British. There were millions of people died under the British. They stole most of the artifacts of India, which today are in British museums in London. And then they're giving, lessons of morality to India. This is very ironic. I just want to say this, en passant, as the French say. The second thing is, what's even more ironic is that the Kashmiri Muslims started the violence. There was no violence on the part of India. India never attacked Kashmir. It is the Muslims of Kashmir who wanted to become independent, or rather go to Pakistan, who started violence. Violence against the Hindus of Kashmir. What is called the Kashmiri Pandit, the Hindus of Kashmir, very peaceful people who never fired a shot, who lived, in harmony with their Muslim brothers and sisters in the Valley of Kashmir. They were chased out by violence. Their leaders were killed. I was there. I was there when it happened in the early 90s. The Hindu leaders of the Kashmiri Pandits were killed, murdered. Their women were raped. Their husbands were strangled with wires or hanged on trees or burnt. And then the Kashmiri Hindus fled Kashmir. 400,000 Hindus fled the Valley of Kashmir because of violence. And the armed violence was started by the Kashmiri Muslims against India, against the Indian army. It is not that India attacked the Kashmiri Muslims, it is they themselves who, in the name of Islam, started violence against India. And today they're posing as martyrs. This is completely, humankind is so, there is so much illogicity, and lie and untruthfulness in humankind. How could Western journalists
report that the Kashmiri Muslims are suffering today when they themselves started the violence, when they themselves wanted, in the name of the religion, to separate from India. And Kashmir has been part of India for 10,000 of years, The French went to retain Corsica. Nobody says anything. Yet Corsica is an island. Kashmir is physical part of India. It is one of the most ancient seats of India. Every yogi, every sannyasin, everybody has gone to Kashmir because it's a very sacred place for Hindus. Even today, people go to Amarnath, because there is a very sacred pilgrimage there. So it's a totally wrong coverage, and people like BBC, and I'm sorry, BBC, 99% of the India BBC staff today is Indian and Hindu. How can they report so wrongly? I'm shocked, it's really, I'm flabbergasted, because I have covered Kashmir. And the violence was started by the Kashmiri Muslim, and today they're accusing India of all the crimes. What? The Kashmiri Muslim can come anywhere in India, and Indians can't go to Kashmir. Is that logical? No, you can say that Paris, Paris has got a special status. All the Parisians can go all over France, but none of the rest of France can go to Paris and start a business, buy a house. This is totally wrong. And Mr. Modi did the right thing. He set a wrong right. And the whole world is crying wolf. What's wrong with you guys? What's wrong with you? Namaste. अब आप खुद देखें कि ये इस वक्त कश्मीर की पोजीशन है। पाकिस्तान अपना कश्मीर का केस हार गया है। अजीज़ दोस्तों, एक किताब है 1962 द वार दैट वॉजंट, शिव कुणाल वर्मा ने लिखी थी। उसमें नेहरू जी के ब्लंडर के बारे में है कि केरला में 1928 में एक कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए नेहरू जी ने कहा था कि इंडिया को कहीं से किसी से ख़तरा नहीं है, और अगर है भी तो हम उसको आराम से ख़तरा को निपट सकते हैं, कि हमें इतनी बड़ी आर्मी की ज़रूरत नहीं। जब इंडिया के पहले कमांडर इन चीफ आर्मी के जनरल सर रॉब लोखर्ट नेहरू जी के पास गए आज़ादी के बाद, और उन्होंने डिफेंस पेपर दिया कि हमें डिफेंस पॉलिसी बनानी है, तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने अचानक चौंक के कहा कि रबिश, टोटल रबिश, हमें कोई डिफेंस पॉलिसी नहीं चाहिए, हम अहिंसा पे बिलीव करते हैं, हम अपनी आर्मी को बिल्कुल वो नहीं करना चाह रहे। जहाँ तक मैं समझता हूँ आर्मी को ख़त्म करो, पुलिस इनफ है हमारी सिक्योरिटी की ज़रूरत पूरी करने के लिए। ये नेहरू जी के अल्फाज थे। और उसके 2-3 महीने बाद ही पाकिस्तान ने अक्टूबर 1947 में हमला किया कश्मीर के ऊपर। तब उनको वो आर्मी याद आई और उन्होंने आर्मी भेजी। ये था कांग्रेस का ब्लंडर जो कंटिन्यूसली चलता आ रहा है। मोदी जी ने राहुल गांधी के बारे में अभी कुछ कहा। जो अभी जम्मू कश्मीर घूम कर गए, उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते, घूम सकते, फिर सकते। आज जो शांति आई है, आज चैन से जा सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में जा सकते हैं। यहाँ कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है। हार्वर्ड स्टडी बड़ा क्रेज है। कोरोना काल में ऐसा ही कहा गया था और कांग्रेस ने कहा था कि भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड में केस स्टडी होगी, ऐसा कहा था। और कल फिर सदन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी की बात कल फिर हुई। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है। और उस स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा। और ये स्टडी हो चुकी है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी। ये स्टडी हो चुका है। मुझे विश्वास है अध्यक्ष जी,
मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है और डुबाने वाले लोगों पर भी होने वाला है। तो अजीज दोस्तों, कश्मीर पाकिस्तान के लिए एक मार्केट थी टेररिज्म को एक्सपोर्ट करने के लिए। कश्मीर पाकिस्तान आर्मी की ज़रूरत थी, एक चूरन था जो पाकिस्तानी पब्लिक को चटाया जाता रहा कि हम कश्मीर आज़ाद कराएंगे और इसके लिए आप हमारे को बजट दें। और यूं पाकिस्तान की फेडरल बजट में से आधा बजट वो डायरेक्ट ले जाते थे और बाकी आधे में से भी ज़्यादातर वो इनडायरेक्टली ले जाते थे। पाकिस्तान में हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, किसी सेक्टर में पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की। सिर्फ मिसाइल बनाते रहे और आर्मी के ऊपर खर्चा करते रहे। हर जनरल को, हर कर्नल को, हर ब्रिगेडियर को बिलियनर बनाने के प्रोजेक्ट पे काम करते रहे और कश्मीर नामी चूरन पाकिस्तानी पब्लिक को चटाते रहे। और आज पाकिस्तान की पब्लिक को पूरा पता चल गया है कि अगर इन्होंने कश्मीर के मामले में इतने सीरियस होते तो आज 75 साल हो गए, ये क्यों जाते नहीं हैं कश्मीर आज़ाद कराने के लिए। ये खरबों रुपए का बजट खा जाते हैं, कश्मीर तो आज़ाद कराने जाते नहीं। उल्टा जो कश्मीर का हिस्सा, जम्मू का हिस्सा पीओके के नाम पे, गिलगित बल्तिस्तान पे इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, वो आज दुनिया के सबसे अनडेवलप्ड एरिया बने हुए हैं। जबकि भारत के पास जो JNK है, जो लद्दाख है, वो ब्यूटीफुली डेवलप्ड है, उसमें एक से एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो फिर पाकिस्तानी पब्लिक अब अपनी आर्मी से सवाल करती है कि भाई साहब बहुत मामू बना लिया, अब हमें कश्मीर नहीं चाहिए। और कश्मीरियों के जो लीडर थे, मुसलमान कश्मीरियों के, कश्मीर जब 1947 का वक्त था तो महाराजा हरी सिंह कश्मीर के रूलर थे, लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी थी वहाँ पे। तो उसके जो लीडर थे शेख अब्दुल्ला, वो शुरू से पाकिस्तान की शैतानियत को, शरारत को जानते थे। वो जानते थे कि इंसानियत के नाम पे अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा धब्बा है तो वो पंजाबी पाकिस्तानी मुसलमान आर्मी है, जो इस्लाम के नाम पे ड्रामे करके पाकिस्तानी अवाम और इंडियन अवाम को तकलीफ़ में रख रही है इतने सालों से। शेख अब्दुल्ला ने क्या कहा था पाकिस्तान के बारे में अपनी कश्मीर के पब्लिक के सामने एक भरपूर खिताब करते हुए, ये ज़रा सुनिए एंड पे जो मैं लगा रहा हूँ। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। आइए दुनिया को हम जानते हैं, ये तुम लोग हो जिन्होंने हमें आज 27 साल से मुसीबत में डाला। तुम हमला न करते, तुम कबायलियों को न बेचते, तुम यहां मुसीबत न डालते, तुम हमारे भाइयों का कत्लेआम यहां न करते, तुमने एक सिख को कत्ल नहीं किया, तुमने इस समझते नहीं। हम उस इस्लाम को समझते हैं जिसने मजलूमों को पनाह दी, जिसने गिरे हुओं को थामा, जिसने कभी भी इंसानियत को कत्ल नहीं किया बल्कि इंसानियत का झंडा बुलंद किया। आप तुम लोग ये न करते तो शायद सूरत दूसरी थी। क्या कहा था हमें? क्यों तुमने कबायली भेजे? क्यों तुमने तलवार के साथ हमें खत्म करना चाहा? शर्मानी की रूह भी पुकार रही है हमें। मास्टर अब्दुल अजीज जो हमारा ये एक बहुत बड़ा कारकुन मुजफ्फराबाद का था, उसकी रूह आत्मा भी हमें पुकार रही है। क्यों तुमने उसको खून के घाट उतारा? क्यों तुमने उसका कत्लेआम किया बारामुल्ला में और मुजफ्फराबाद में? इसलिए ना कि अब्दुल अजीज ने वहां हिंदू और सिख औरतों को अपने घर में पनाह दी थी और ये कहा था कि इस्लाम इजाजत नहीं देता है कत्ल करने की। इस तरह ये भी तुम्हारी बहनें हैं, ये भी तुम्हारी माएं हैं। मैंने अगर इनको पनाह दी, मैंने गुनाह क्या किया? तुमने पाकिस्तान बनाना है, मुझे उससे कोई गरज नहीं। महज इस गुनाह पर
उसको गोलियों से छलनी बनाया गया। अगर तुम ये हरकतें न करते, नक्शा शायद कुछ और होता। तुमने ऐसी हरकतें की और बाजी हार गए। बाकी उस वक्त हम तो उस तरह से भेड़ बकरियों की तरह से अपनी कौम को कत्ल होने की इजाजत न देते। हमने मुकाबला किया। हमारे पास हिंदुस्तान की फौज नहीं थी, हमारे पास खुद अपनी यहां रियासत की फौज नहीं थी, लेकिन एक अज़्म था, एक इरादा था। वो इरादा आज उस वक्त हमने नहीं किया था 47 में, वो 31 में अज़्म किया था। हम किसी भी शख्स को हम अपनी तकदीर के साथ खेलने की इजाजत नहीं देंगे, वो कोई भी हो। तुम्हारे नुमाइंदे हमारे पास आए, हमने उनसे कहा कि हमने तो कोई झगड़ा नहीं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान तुम लोगों ने बनाया। हम यहां सोचेंगे अब हमें पाकिस्तान में जाने से फायदा होगा या हिंदुस्तान में रहने से फायदा होगा या आजाद रहने से फायदा होगा। यह फैसला करना हमारा काम है, यह फैसला करना यहां के हिंदू, सिखों, मुसलमानों का काम है। उसी को खत्म खुद इरादियत कहते हैं। हमने कहा था कि तुम जो हमारा फैसला होगा उसको तुम्हें कबूल करना चाहिए, जो हमारा फैसला होगा उसको हिंदुस्तान को कबूल करना होगा, जो हमारा फैसला होगा दुनिया को कबूल करना होगा। तुमने कहा नहीं, तुमने कहा नहीं, तुम्हारी तकदीर का हमने फैसला कर लिया है। मैंने पूछा कि वो आपको किसने वो मुख्तारनामा दिया था? हमने तो नहीं दिया था मुख्तारनामा, तुम हमारी तकदीर का फैसला करो। हम तो 31 से लड़ते रहे हैं कि अपनी तकदीर के मालिक हम खुद बने, तुम कैसे हमारी तकदीर का फैसला कर सकते थे? उन्होंने कहा बहरहाल हमने किया, और अगर तुम नहीं मानते हो फिर हम दूसरे